हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन फिर बात करने वाले हैं एक नई यूनिट की, और वो है थर्मोडायनेमिक्स। यहां से लेकर के 2 से 3 सवाल तक पूछे जाएंगे, जो आज की क्लास हम जहां तक लेंगे 11th पार्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स का, उसकी अपन बात करने वाले हैं। और 2 सवाल तो पक्के हैं ही, बाकी कई बार 2 से 3 तक सवाल यहां पूछे जाते हैं। चलो आओ। उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है। 2 सवाल तो कंफर्म है, बाकी कभी कभी 3 सवालों तक भी पूछे जाते हैं। अपन जल्दी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं। बस आपका ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहां पे अपन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। आइए, उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे जलोट लिखा गया है। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की व्याख्या करता है। आप इसे स्टार लगाइए सर। वो कहेगा ताप की व्याख्या, कार्य की व्याख्या, इसकी व्याख्या, उसकी व्याख्या, तो हमें बताना होगा कि ताप की व्याख्या करता है, उष्मा की व्याख्या नहीं करता है, ऊर्जा की व्याख्या नहीं बोलना है, कार्य की व्याख्या नहीं बोलना है, तो ताप की व्याख्या करता है। ये चारों ऑप्शन वहां आपको मिलेंगे। उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम किसकी व्याख्या करता है? ताप की, उष्मा की, कार्य की, ऊर्जा की, इस तरीके से। तो ताप की व्याख्या करता है। ठीक है, एक बार ये रीट के एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये हमें भी बिल्कुल पूछ सकता है। वास्तव में ये होता क्या है? ये कुछ ऐसा है कि दो उष्मागतिकी निकाय ए तथा बी अलग 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 किसी तीसरे उष्मागतिकी निकाय के साथ तापीय साम्यावस्था में हो, तो आपस में भी ये तापीय साम्यावस्था में होंगे। मतलब लिखा हुआ है यहां, इसका ताप इसके बराबर हो, बी का ताप सी के बराबर हो, तो ए और बी का ताप भी आपस में बराबर होगा। यही उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम है। बस इसमें ज्यादा बात नहीं करनी है, आगे बढ़ो। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट जिसे आप कहते हो। उष्मागतिकी का प्रथम नियम, पहली बात, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये सवाल कई बार अलग अलग एग्जाम में, छोटी एग्जाम से लेकर के बड़ी एग्जाम तक पूछा जा चुका है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह है क्या? किसी निकाय को दी गई उष्मा डेल्टा क्यू का मान 2 तरीके से काम आएगा। एक, ताप में वृद्धि करने में, मतलब आंतरिक ऊर्जा के रूप में खर्च होगा, और दूसरा पार्ट बाह्य कार्य के रूप में खर्च होगा। तो कुछ ऐसा बोला जाता है, किसी निकाय को दी गई उष्मा 2 तरीके से काम आती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में और बाह्य कार्य करने में खर्च होती है। तो डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। उष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य पथ पे निर्भर करता है, तो डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू पथ फलन होते हैं, लेकिन आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है। आंतरिक ऊर्जा का मान केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। यह सवाल आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के पेपर में 2018 वाले पेपर में आपको पूछ चुका है। केवल ताप पर निर्भर करता है, मतलब ये अवस्था फलन नहीं है, सॉरी, अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। मतलब आंतरिक ऊर्जा का मान पथ पे निर्भर नहीं करता है। ठीक, बल्कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो पथ चाहे कोई सा भी हो, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सबके लिए बराबर होगा। इन सबके लिए पहला प्रक्रम मैंने बोला, दूसरा प्रक्रम बोला, तीसरा प्रक्रम बोला, इन तीनों के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान बराबर होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। और सुनो आंतरिक ऊर्जा के बारे में, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पे निर्भर करती है, और सामान्य रूप से बात करें किसी निकाय के लिए, तो आंतरिक ऊर्जा का मान गैस के लिए ज्यादा होता है, द्रव के लिए कम होता है,
तो ठोस के लिए उससे भी कम होता है। ये बातें भी थोड़ी बहुत अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये डी हुए है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब अंतिम आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो यहां और ज्यादा बात अपन नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, एक छोटी सी बात और बोलूं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान वो भी आइडियल गैस के लिए होता है एन सीवी dt। एन यहां नंबर ऑफ मोल, सीवी यहां नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा, और dt यहां ताप में परिवर्तन। ताप बढ़ने पर आंतरिक ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल हल करते समय हमें चिन्ह परिपाटी का ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला तो यही रहेगा, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। पर यहां चिन्ह परिपाटी का ध्यान दीजिए सर, निकाय को दी गई उष्मा पॉजिटिव लिया जाएगा, निकाय से ली गई उष्मा को नेगेटिव लिया जाएगा। निकाय द्वारा किया गया कार्य आयतन में वृद्धि को दर्शाएगा और किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। निकाय के ऊपर किया गया कार्य, यहां देखिए, अगर निकाय के ऊपर कार्य करोगे तो आयतन के मान में कमी आएगी, और अगर आयतन के मान में कमी आएगी तो कार्य का मान नेगेटिव होगा। मैं यहां इस डेल्टा डब्ल्यू की बात करूं तो इसका मान आप कह सकते हो पी डीवी भी कह सकते हैं आप। कार्य के बारे में और बात करूं, आगे लिख रखा है, अभी क्यों बात करूं, आगे बढ़ो। पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, निकाय को दी गई उष्मा पॉजिटिव, निकाय से ली गई उष्मा नेगेटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव, निकाय के ऊपर किया गया कार्य नेगेटिव। ताप वृद्धि होने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा और वो पॉजिटिव होगा। ताप वृद्धि होने पर du का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि u फाइनल ज्यादा u इनिशियल कम, और ताप में कमी होने पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नेगेटिव होगा, क्योंकि आज u फाइनल कम हो जाएगा और u इनिशियल ज्यादा हो जाएगा। छोटी मोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। उष्मा गति की प्रक्रम में किया गया कार्य, लो आ गया सर, जिसकी अपन बात कर रहे थे डेल्टा डब्ल्यू की, आ गया यहां। डेल्टा डब्ल्यू कहूं या डी डब्ल्यू कहूं, देखो आप, एक छोटे आयतन में परिवर्तन के लिए कार्य का ये छोटा सा मान डी डब्ल्यू बराबर पी डीवी। अगर टोटल कार्य की बात करें, V1 आयतन से V2 आयतन परिवर्तन की बात करें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसको लिखने का तरीका होगा कुछ ऐसा। उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपकी पहले की पढ़ी हुई होंगी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दाब आयतन ग्राफ से क्षेत्रफल का मान कार्य के रूप में हमें प्राप्त होगा। पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य के बराबर होगा। यहां दाब दे दिया, यहां आयतन दे दिया। ये जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं पीवी वक्र, पीवी ग्राफ। और पीवी ग्राफ तथा आयतन अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल, ये छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल का मान निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल देखो आप, कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा ऐसा मानना है उष्मा गति की प्रक्रम में किया गया कार्य, देखो लिख रखा है मैंने, 100% एक सवाल यहां से आएगा, बोलना भूल गया था मैं। आओ एग्जाम्पल देखो इसके, दाब दे दिया, इधर आयतन दे दिया, और एक त्रिभुज बना दिया, एक चक्रीय प्रक्रम बना दिया। समझो यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और फिर वापस उसी बिंदु पर आ गया। तो पहली बात, उष्मा गति की प्रक्रम में और चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। तो फिर चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, वो जो बंद पथ बना है उस चक्कर में उसके एरिया के बराबर होता है। तो आज इस प्रक्रम में किए गए कार्य का मान बताना है बंद पथ के लिए। तो कार्य बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना होगा, आधार ये देखो आप 6v0, यहां है 2v0, तो इनके जो बीच का गैप है वो आधार होगा और वो रहेगा 4v0।
ऊंचाई का मान ये 4p0, ये 8p0, इनके बीच का जो गैप रहेगा वो 4p0 रहेगा, और वही मैंने यहां लिखा है। सॉल्व करने पर आएगा 8p0 v0। ऐसा सवाल हमें एग्जाम में पूछ सकता है। डाटा अपने तरीके से वो कुछ भी दे सकता है। मैंने यहां 2v0, 4v0, 6v0 ये लिया, वो यहां 20, 40, 60 ऐसे भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो एरिया होगा वही कार्य के बराबर होगा। एक बात और, चक्रीय प्रक्रम में अगर वो जो चक्रीय प्रक्रम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, घड़ी की दिशा में चलता है, तो कार्य पॉजिटिव, अपोजिट चलता है तो कार्य नेगेटिव। तो ये चल रहा है कुछ क्लॉकवाइज, तो कार्य का मान पॉजिटिव होगा। आगे आइए सर, ये है त्रिभुज के लिए। आज आ गया यहां वृत्त भी हो सकता था, तो ये दीर्घ वृत्त भी हो सकता है। हम सबको पता है कि दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू ए इंटू बी। ए है ये वाली लाइन और बी है ये वाली लाइन, यानी कि इसे कहते हैं आर्धे दीर्घ अक्ष और इसे कहते हैं आर्धे लघु अक्ष। पर डायग्राम में दिख रहा है, अब मैं ज्यादा क्यों फालतू की नेतागिरी करूं। अब यहां भी हमें ऐसा ही लेना होगा। ऐसे केस में दाब आयतन दिया गया है, एक अच्छी बात हो रही है, यहां दाब का मान एटम में दिया गया है, आयतन का मान लीटर में दिया गया है, और आंसर हमसे वो जूल में पूछना चाहेगा। ठीक, ऐसे न्यूमेरिकल दे सकता है। अब सुनो, तो इसके लिए क्या होगा, पाई वही ए इंटू बी, यहां से लेकर यहां तक का ये जो गैप है वो है v2 माइनस v1, पर हमें तो अर्ध दीर्घ अक्षीय सर, हमें तो ये a चाहिए, और a बराबर क्या होगा, v2 माइनस v1 बटा 2। ठीक है, यानी कि ये a के बराबर। फिर मैं बात कर रहा हूं, देखो ये b के लिए, b का मान कितना होगा, इधर ये p2 है, यहां देखिए ये p2 ये p1, इनके बीच का जो ये गैप है वो p2 माइनस p1 है, पर हमें b चाहिए, और b क्या होगा, इसका आधा, तो p2 माइनस p1 बटा 2। कुल मिला के दीर्घ वृत्त वाले केस में किए गए कार्य का मान पाई बाई 4 p2 माइनस p1 और v2 माइनस v1 का गुणनफल कुछ ऐसा होगा जैसा कि यहां दिया गया है। एक अच्छी बात और, अगर यहां पे दाब का मान न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे दे और यहां मीटर क्यूब दे दे, तब तो हमारी टेंशन ही खत्म, वो सीधा सीधा जूल में आ जाएगा। लेकिन अगर एटम और अगर लीटर में देता है तो ध्यान देना, एक एटम इंटू लीटर लगभग बराबर होगा 100 जूल के, ये याद रखना सर। हाँ बिल्कुल, एक एटम लगभग 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो कैंसिल होगा, कुछ 100 आएगा, 100 आएगा, ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब है, तो ये न्यूटन इंटू मीटर होगा, इसी को अपन जूल कहते हैं। दिखाई दे रहा होगा भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि कट रहा हो ये। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि दाब और आयतन के मध्य वो ग्राफ देगा और कार्य हमसे पूछ लेगा। कार्य किसके बराबर होगा, जो दाब आयतन ग्राफ है वो, और आयतन अक्ष के नीचे का जो एरिया है उसके बराबर होगा। ठीक है, फिर देखो क्या दे दिया, 3 ग्राफ दे दिया यहां पे, ये पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, और इसमें क्या हो रहा है, एक समान आयतन तक अलग अलग रास्ते से प्रसारित किया जा रहा है। ये आयतन v1, यहां आयतन v2, पहले का आयतन सब में बराबर, बाद का आयतन सब में बराबर, लेकिन ये प्रक्रम अलग अलग है। ये समदाबी प्रक्रम होगा, ये समतापी प्रक्रम होगा, और ये रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। सर हम कैसे पता लगाएं, वैसे इसके लिए तो दाब कांस्टेंट है, तो ये तो समदाबी हो ही गया ना। इन दोनों में कैसे पता लगाएं, जिसकी ढाल ज्यादा, ढलान ज्यादा, वो रुद्धोष्म का होता है। ये भी सवाल हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिल्कुल अलग से बनाता हूं आपके लिए। एक ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ ऐसा, बताओ इसमें रुद्धोष्म कौन सा है और समतापी कौन सा है। तो ये पहले वाला तो है रुद्धोष्म, ये तो है एडियाबेटिक, और ये दूसरा वाला जो आप देख रहे हो ना, ये है समतापी यानी कि आइसोथर्मल। ऐसे ध्यान रखना होगा, जिसकी ढाल ज्यादा वो रुद्धोष्म वक्र होगा। वास्तव में होता यूं है, ढाल किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस बराबर गामा, ढाल किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, मतलब गामा गुना ज्यादा होता है, ऐसा हमें पता होना चाहिए। गामा क्या है, ये वो जो आप जानते हो
Cp अपॉन Cv, ये गामा है। ठीक, जो एक परमाणु गैस के लिए ज्यादा, द्विपरमाणु के लिए कम और त्रिपरमाणु के लिए उससे भी कम, ऐसा हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये बात गामा की वैल्यूज वगैरह हमें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि ये बात केटीजी में आती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में आता है, और वो हमारे कोर्स में नहीं है। फिर भी आगे मैंने लिख रखा है इसके बारे में थोड़ा बहुत। चलो आगे आओ। अब हमें यार ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से प्रक्रम में किया गया कार्य ज्यादा होगा। तो ग्राफ से देखो आप, इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्यादा, फिर इसमें कम, और इसमें सबसे कम। तो समदाबी प्रक्रम में कार्य ज्यादा, समतापी में उससे कम, और उद्दोष में सबसे ही कम। लिख रखा है कि मैंने? अरे बिल्कुल, ये देखो आप, अपना टाइम बचे इसके लिए पहले लिख दिया था। समदाबी प्रक्रम में कार्य ज्यादा, समतापी में उससे कम, और उद्दोष में सबसे कम। और कंडीशन क्या है? एक समान आयतन तक प्रसारित किया गया है। ध्यान देना, पहली बात तो चलो ग्राफ भी बना के दे देगा तो उसकी बढ़ाई है, पर वो कई बार ग्राफ बनाएगा ही नहीं। बिल्कुल, अब वो ग्राफ बनाएगा ही नहीं तो क्या बोलेगा? बस वो ऐसे रनिंग में बोलेगा, और क्या कहेगा? किसी उष्मा गति की निकाय को एक समान आयतन तक प्रसारित किया गया है। एक समान आयतन तक समदाबी, समतापी और उद्दोष्म प्रक्रम में प्रसारित किया गया है, एक समान आयतन तक। तो किए गए कार्य का मान कौन से प्रक्रम में सबसे ज्यादा, कौन से प्रक्रम में सबसे कम, क्या तीनों में बराबर होगा? ये बात अपन से पूछ सकता है। तो आयतन तो यहां बराबर है पहले का और बाद का, लेकिन कार्य बराबर नहीं है। तो फिर समदाबी प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य सबसे ज्यादा, तो रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा किया गया कार्य सबसे कम। और हम क्या करते हैं? इनके फॉर्मूले में चले जाते हैं कि यार वहां चलते, वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो रनिंग में भी बोलता है तो भी ग्राफ हमें बना लेना है कि यार वो दाब है, ये आयतन है, हाँ यार ये रहेगा समदाबी, फिर ये रहेगा कुछ ऐसा, ये रहेगा कुछ ऐसा। इनमें समदाबी, समतापी कौन सा और रुद्धोष्म कौन सा? जिसकी ढाल ज्यादा वो रुद्धोष्म है, जिसकी ढाल ज्यादा। अब ढाल के लिए आप तो ऐसा करो, फिसल पट्टी बना लिया करो, जिसको ढलान ज्यादा लगेगी उसकी ढाल ज्यादा, यूं समझो, फिसल पट्टी बना लो, जिसको ढाल ज्यादा लगेगी उसकी ढाल ज्यादा। तो भैया इसकी ढाल ज्यादा है और उसकी ढाल कम है, तो इसकी ढाल ज्यादा है, तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम हो जाएगा। बिल्कुल, ये दे करके हमें ये भी पूछ सकता है कि कौन सा समतापी और कौन सा रुद्धोष्म है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। आइए सर, जैसे यहां दे दिया वही दाब, वही आयतन और तीन रास्ते, ये पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। पहले का बिंदु ए है, बाद का बिंदु बी है, मतलब यहां प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हैं। अब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हैं, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो बराबर होगा, लेकिन किया गया कार्य भी अलग होगा, तो निकाय को दी गई उष्मा का मान भी अलग अलग होगा। वो क्रम हमसे पूछ सकता है। तो इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता लग रहा है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तीनों में बराबर, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन है, पथ फलन नहीं है। आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है, और वो स्थिति बराबर है। ठीक है सर, आगे बढ़ो। कार्य की बात करें तो देखो, इसके द्वारा किया गया कार्य सबसे ज्यादा हुआ। सर ऐसा कैसे? यार सोचो, इसके द्वारा किया गया कार्य इस एरिया के बराबर होगा, जबकि ये जो दूसरे वाला देख रहे हो, इसके द्वारा किया गया कार्य, दूसरे के द्वारा किया गया कार्य कुछ इसके बराबर होगा, और तीसरे के द्वारा जो किया गया कार्य होगा, ये देखो आप, तीसरे के द्वारा किया गया कार्य ये होगा। तो एरिया सबसे कम कौन सा? ये नीले वाला एरिया सबसे कम, फिर इसके बाद ये पीले वाला, और फिर व्हाइट वाला सबसे ज्यादा। कुल मिला के बात ये है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा बराबर, कार्य का मान पहले प्रक्रम के लिए कम, दूसरे के लिए ज्यादा, तीसरे के लिए सबसे ज्यादा। उष्मा का मान भी सब यही क्रम होगा। लेकिन सर ऐसा कैसे होगा? क्योंकि हमें पता है डेल्टा क्यू बराबर, शायद आपको यहां दिखाई नहीं देगा, हमें पता है कि डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक, जब ये सेम है, मतलब ये तीनों के लिए नियत आ रहा है, तो जिसके लिए कार्य ज्यादा होगा उसके लिए उष्मा भी ज्यादा होगी। इसी तरीके से लिखा गया है। छोटी छोटी बातें बस हमें पता होनी चाहिए। ये देखो, एक अच्छी एग्जाम में आया हुआ सवाल भी है ये। हाँ, ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूछा हुआ सवाल है। दाब दे दिया, आयतन दे दिया और एक बंद पथ दे दिया।
कहता है कि कुल कार्य का मान क्या होगा, सोचो ही मत, 0 होगा। सर लेकिन आप तो कह रहे थे कि बंद पथ में किया गया कार्य 0 नहीं होता। हाँ नहीं होता, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं। इनका एरिया बराबर है, मैं बता दूं, बस ये चक्कर काट रहा है ऐसे घड़ी की दिशा में, यहां इसका चक्कर देखें तो घड़ी के अपोजिट, यानी कि ये है क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज। एरिया इनका बराबर है, इसका एरिया भी ए है तो इसका एरिया भी ए है। चलो इसको मैं ए1 मानूं, चलो इसको ए2 मान लूं, और यहां निश्चित रूप से ए1 बराबर क्या होगा, ए2 होगा। तो यहां कुल किया गया कार्य डब्ल्यू नेट बराबर होगा ए1 जो पॉजिटिव होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वाला वो नेगेटिव होगा, तो A2 नेगेटिव, पर क्योंकि A1 बराबर A2 है तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हमें तो ऐसा लग ही नहीं रहा, नहीं चिंता मत करो, आपको ऐसा लगेगा, वो आपको इस तरीके से समझाएगा, पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाएगा, ये समझ लो। तो जितना एरिया इसका होना है उतना ही एरिया इसका होगा, बस इसके लिए जो क्लॉकवाइज है इसके लिए पॉजिटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज है इसके लिए नेगेटिव, और टोटल कार्य 0। तो ध्यान रखना, ऐसा सवाल हमें वहां मिल सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। चलो आगे बढ़िए सर। अब है उष्मा इंजन, इसके साथ ही आप जोड़ दो कार्नो इंजन, क्योंकि अब अलग अलग डेफिनेशन पढ़ना, इनको अलग अलग पढ़ाना इतना हमारे लिए अभी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और बिल्कुल भी संभव भी नहीं होगा, और वो उचित भी नहीं होगा, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। अब उष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर, ओके। अब देखो उष्मा इंजन में क्या होता है, उष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जो उष्मा को कार्य में बदलती है। बिल्कुल, उष्मा इंजन में क्या होता है कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से Q1 उष्मा ली जाती है, सिंक को Q2 उष्मा त्याग दी जाती है, और बची हुई उष्मा को कार्य में बदल दिया जाता है। स्रोत क्या होता है, ज्यादा ताप का उष्मा भंडार होता है। सिंक क्या होता है, कम ताप का उष्मा भंडार होता है। उष्मा भंडार का मतलब है इनकी उष्माधारिता अनंत होती है। उष्माधारिता अनंत होती है मतलब इनको चाहो जितनी उष्मा दे दो या चाहो जितनी उष्मा यहां से ले लो, ताप के मान में कोई परिवर्तन रहेगा, ताप परिवर्तन नहीं होगा, ताप का मान हमेशा T1 ही बना रहेगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ। तो ये तो एक रूपरेखा मैंने बनाई है, यहां से Q1 उष्मा ली जाती है, Q2 उष्मा सिंक को त्याग दी जाती है, बची हुई उष्मा Q1 माइनस Q2 वो कार्य में चेंज कर दिया जाता है। अब इसकी दक्षता एफिशिएंसी क्या होगी, सर यहां से फिर सवाल पूछता है। उष्मा इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता वो है किया गया कार्य अपॉन ली गई उष्मा। किया गया कार्य जिसे हम Q1 माइनस Q2 बोल सकते हैं, ली गई उष्मा Q1 बोलिए, और इसे लिखा जा सकता है T1 माइनस T2 अपॉन T1। इसे लिखा जा सकता है, T1 से डिवाइड करेंगे तो लिखा जा सकता है T1 में T1 का भाग देते हैं तो 1 आएगा, माइनस T2 अपॉन T1 आएगा। अगर वो प्रतिशत की बात करें तो हम गुणा 100% लगा सकते हैं, अगर प्रतिशत की बात ना करें तो हम इसे हटा सकते हैं। ठीक है सर, इधर आइए। उष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर, इसकी उल्टी प्रक्रिया है भाई, इसकी उल्टी प्रक्रिया है। वो कैसे, स्रोत से उष्मा ली जाती है, सिंक को त्याग दी जाती है, बची हुई उष्मा को कार्य में बदल दिया जाता है। यहां उल्टा होता है सर, यहां कम ताप की वस्तु से उष्मा खींची जाती है और ज्यादा ताप की वस्तु को उष्मा त्याग दी जाती है, और यहां इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है। ठीक है, यूं समझो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, सिंक से उष्मा खींची जा रही है और स्रोत को उष्मा त्याग दी जाती है। ठीक, आप रेफ्रिजरेटर की या घर में फ्रिज की बात करो तो वहां अंदर से क्या होता है, लगातार उष्मा लेते जाते हैं, ली जाती है, और बाह्य वातावरण को उष्मा त्याग दी जाती है। ध्यान रखना, सिंक से ली गई उष्मा, खींची गई उष्मा Q2 है, और वातावरण को त्याग दी गई उष्मा Q1 है। Q2 का मान कम, Q1 का मान ज्यादा। एग्जाम में सवाल पूछेगा, एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? हमारा आंसर आएगा कमरे का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। अगर बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए
तो कमरे का टेम्परेचर कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जितनी उष्मा कम की जा रही है वो तो Q2 है, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और उस Q2 को बाहर त्याग दिया जाता है। तो Q2 का मान कम, ये भैया Q1 है। Q2 का मान कम, Q1 का मान ज्यादा। तो वहां जो उष्मा कम की जा रही है ना वो तो Q2 है, और जो त्याग दी जा रही है ना वो Q1 है। और यकीन करो Q1 का मान Q2 से ज्यादा है, तो नेट जो उष्मा होगी वो ज्यादा होगी, कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप तो सीधा सीधा ध्यान रखना कि अगर बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो ऐसे केस में कमरे का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कार्यकारी पदार्थ द्वारा वहां कार्य किया जाता है, वो उष्मा के रूप में ही चेंज हो रहा है, जो कमरे का टेम्परेचर बढ़ा देता है। ठीक, अब यहां दक्षता नहीं बोली जाती, यहां कार्यकारी गुणांक बोला जाता है, वर्किंग कॉफिशिएंट बोला जाता है, निष्पादन गुणांक भी कहते हैं इसे, और वो बीटा है। और बीटा क्या है? प्रति एकांक कार्य पर ली गई उष्मा, प्रति एकांक कार्य पर, यूनिट वर्क पर सिंक से ली गई उष्मा, यानी कि बीटा बराबर प्रति एकांक कार्य पर ली गई उष्मा, मतलब ली गई उष्मा बटा कार्य। ली गई उष्मा को मैंने Q2 बोला है, कार्य को Q1 माइनस Q2 बोला है, और उसे लिखा जा सकता है T2 अपॉन T1 माइनस T2 के। ध्यान देना, ईटा बराबर T1 माइनस T2 अपॉन T1, जबकि बीटा बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2। जो फॉर्मूले आपके सामने, इन दोनों में आपस में संबंध भी पूछ लेता है, ईटा और बीटा में आगे लिखा हुआ है, तो आप टेंशन ना लो। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी आपको देखो फॉर्मूले याद रखने, ज्यादा लंबी चौड़ी बात अपन करेंगे नहीं। हाँ सुनो, यहां कार्यकारी पदार्थ, अगर मैं उष्मा इंजन की बात करूं तो डीजल, पेट्रोल ये हो सकता है। कार्नो इंजन जो एक काल्पनिक इंजन होता है, एक आदर्श इंजन माना गया है, वहां कार्यकारी पदार्थ के रूप में आइडियल गैस को काम में लेते हैं। उष्मा पंप में, रेफ्रिजरेटर में कार्यकारी पदार्थ फ्रियोन होता है या द्रव अमोनिया होता है। ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, जनरल साइंस में पूछी जाने वाली बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए वास्तव में। आगे बढ़ो, क्या लिखा है देखो, कार्नो इंजन की दक्षता केवल T1 और T2 पर निर्भर करती है, मतलब स्रोत के ताप और सिंक के ताप पर निर्भर करती है, कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर नहीं। और सुनो, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए T1 को बढ़ाने के बजाय T2 को घटाना ज्यादा उपयुक्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आरपीएससी ने 2022 में फर्स्ट ग्रेड के पेपर में इसका जिक्र कर चुका है, मतलब वो। और ये नीचे लिखा हुआ है, किसी उष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो ईटा बराबर क्या था, ईटा बराबर किया गया कार्य और ली गई उष्मा, इसका मान था T1 माइनस T2 अपॉन T1, इसका मान था 1 माइनस T2 अपॉन T1। इसका मान एक कब हो सकता है ये सोचो, इसका मान एक तब हो सकता है, एक तो यदि T1 का मान एक तो अनंत हो ताकि ये 0 हो जाए, या T2 का मान 0 केल्विन हो, और ये दोनों ही संभव नहीं, संभव नहीं। अतः ईटा का मान कभी भी 100% नहीं होगा, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। एक बात और याद रखना, सवाल हल करते समय इनका मान केल्विन में रखना है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो ये भी ध्यान रखना, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए सर। हाँ, वही स्टार वाले पॉइंट आप सर इन्हें नोट कर लीजिएगा। स्रोत से ली गई उष्मा Q1 का मान T1, T2 और W के पद में, तो W बटा T1 माइनस T2 इंटू T1। सर याद रखिएगा, सिंक को त्यागी गई उष्मा, सिंक को कितनी उष्मा दी जा रही है, मैं बात कर रहा हूं कार्नो इंजन के लिए, मैं बात कर रहा हूं उष्मा इंजन के लिए। उष्मा पंप की बात नहीं हो रही है, उष्मा पंप में कहानी थोड़ी अलग होती है, वहां उष्मा को पंप करना पड़ता है। पंप करने का मतलब है, सुनो, उष्मा का प्रवाह अपने आप ज्यादा ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, मतलब उष्मा कभी भी अपने आप बिना बाह्य कार्य की कम ताप से ज्यादा ताप की ओर उष्मा जा ही नहीं सकती। हाँ, ये उष्मा गतिकी के दूसरे नियमों में आता है।
सो उष्मा का प्रवाह अपने आप ज्यादा ताप से कम ताप की ओर होगा, लेकिन उष्मा पंप क्या करता है, उष्मा को कम ताप की वस्तु से ज्यादा ताप की वस्तु की ओर फेंकता है, इसलिए उसका नाम उष्मा पंप पड़ा है। तो उसकी क्रियाविधि कार्नो इंजन या उष्मा इंजन के थोड़ी सी अपोजिट है। ठीक, आगे आओ। अब सिंक को त्यागी गई उष्मा, देखो Q1 की जगह मैंने Q2 लगाया है और T1 की जगह मैंने T2 लगाया है। ये ब्रैकेट वाली बात दोनों में सेम है, ये भी याद रखना, ऐसा एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा है एक दो बार। T1 दे दिया, T2 दे दिया और कार्य का मान दे दिया और Q1 Q2 पूछ लिया, और वो कोई अलग बात नहीं है। ईटा बराबर होता है W अपॉन Q1, W बराबर T1 माइनस T2, मतलब जो भी है इसको सॉल्व करने पर हमारे पास ये आएगा। अच्छी बात है सर, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, अब बस ईटा को हटाया है और अब ये Q1 का मान आपको बताया है सर। अब आप देख लीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, वो यहीं से आया है और ये चीज हम ईटा से पढ़ते हैं, तो मुश्किल नहीं है पर हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़िए। ईटा और बीटा में संबंध है, ये भी आप याद रखे जाना। ईटा है उष्मा इंजन या कार्नो इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी, और बीटा है उष्मा पंप का निष्पादन गुणांक, कार्यकारी गुणांक या वर्किंग कोफिशिएंट, और इसमें संबंध कुछ ऐसा होगा, संबंध कुछ ऐसा होगा। ईटा बराबर बोले तो 1 अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा बराबर बोले तो 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ये ईटा होता है भाई ईटा, इसको आप नीटा ना बोला करें, और वो तो बीटा है ही। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक बार मेडिकल एग्जाम में ये सवाल आया था, ये सवाल, ये जो मैं बोल रहा हूं लो, ये था कि अगर बीटा का मान 9 है तो बताओ फिर ईटा का मान क्या होगा। शायद उल्टा पूछा होगा, ईटा का मान अगर 10% है तो बताओ बीटा का मान क्या होगा। क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो यदि बीटा का मान अगर 9 है तो मैं यहां 9 रख दूंगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, वास्तव में ईटा का मान 0.1 आएगा, इनके 10% आएगा। वो उल्टा पूछ सकता है कि यदि ईटा बराबर 10% हो तो बीटा का मान बताओ। 10% का मतलब 0.1 होता है, आप यहां रखोगे 1 माइनस 0.1 और ये 0.1, यकीन मानो इसका मान 9 आ जाएगा। तो याद रखना ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, भगवान करे हमें सीधा सीधा पूछ ले तो हमारा तो बेड़ा पार हो जाए। आगे चलिए सर, अब सवालों में आ गए हम। अच्छा सवाल है ये भी मेडिकल एग्जाम में पूछा था अभी 2-3 साल पहले, और अपने जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें भी सवाल का जिक्र है। कार्नो इंजन पानी के गलनांक बिंदु जो 0 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक बिंदु जो 100 डिग्री सेल्सियस है के मध्य कार्य करता है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। आप वीडियो को रोको और एक बार कोशिश करो, एग्जाम में आ सकता है, पूरे पूरे चांस है। चलो अब मैं बता देता हूं, हल करते हैं। ईटा बराबर होगा T1 माइनस T2 अपॉन T1 और गुणा 100%, अगर वहां परसेंट की बात की है तो। सर हमें यह देखना होगा कि T1 और T2 क्या है, तो सुनो, T1 का मान 100 डिग्री सेल्सियस लीजिए, क्योंकि एक तो ध्यान रखना T1 ज्यादा होगा T2 कम होगा, तो उसने पहले गलनांक बोल दिया तो T1 का मान आप 0 डिग्री सेल्सियस नहीं ले सकते। T1 हमेशा ज्यादा, T2 हमेशा कम, तो T1 100 डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस नहीं लेना हमें, हमें लेना है केल्विन। पहले बोला है मैंने, डिग्री सेल्सियस लेके सॉल्व करोगे गलत आंसर हो जाएगा। और लेना है तो ले लो, कौन मना कर रहा है। ये 100 ले लो, फिर ये T2 का मान 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। ओ भैया इधर 100 आ गया बटा 100 आ गया गुणा 100 आ गया, ये तो 100% आ गया। भाई ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं दुनिया में जिसकी दक्षता 100% हो। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं फिर केल्विन में लेना है, तो केल्विन में 273 जोड़ोगे तो ये 373 केल्विन। T2 बराबर वो गलनांक बिंदु है और वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यकीन करो ये 273 केल्विन आएगा। ये वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पर अंतर तो 100 ही रहेगा, नीचे 373 आएगा और गुणा 100% आएगा। यकीन करो इसका आंसर 26.8% यानी कि लगभग 27% के आसपास वहां आपको मिलेगा, उसको आप टिक कर देना। आगे बढ़ता हूं सर मैं, अगला देखो, आरपीएससी 2022 में पूछा गया सवाल,
कहता है कि एक कार्नो इंजन जहां सिंक का ताप 300 केल्विन दिया है, एग्जामिनर ने दिया है, और उसकी दक्षता 40% है, ऐसा बोला उसने। दोबारा बोलता हूं, एक कार्नो इंजन सिंक का ताप 300 केल्विन है और दक्षता 40% है। फिर क्या कह रहा है आगे, स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि की जाए, ध्यान दो, कितनी वृद्धि की जाए ताकि इंजन की दक्षता अपनी प्रारंभिक दक्षता के 50% से बढ़ जाए, कि इंजन की दक्षता अपनी प्रारंभिक दक्षता की 50% से ज्यादा हो जाए, 50% से बढ़ जाए। एक बार आप सवाल खुद पढ़ लो। हां, मैंने हल वैसे बता रखा है, लेकिन आंसर अभी तक मैंने नहीं बताया। एक कार्नो इंजन के लिए ऐसा कुछ बोला है, फिर कहता है स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि की जाए कि इंजन की दक्षता अपनी प्रारंभिक दक्षता की 50% से ज्यादा हो जाए या प्रारंभिक दक्षता के 50% से बढ़ जाए। ठीक है, तो 50% से बढ़ जाए। अब आप सुनना सर ध्यान से, ऑप्शन आपके सामने है, मैं इनको मिटाता हूं। ये पहले वाला केस है। बाद में वो क्या कहता है कि एंडेस का मान कितना हो जाए, जो प्रारंभिक की है 40 जो परसेंट है, इसकी 50% बढ़ जाए। तो भाई 40 का 50% होता है 20, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी। बात यह है एक तो कि उसकी दक्षता अपनी प्रारंभिक दक्षता की 50% से बढ़ जाए। पहले दक्षता 40%, इसका 50% क्या होगा, 20, तो अब कितनी हो जाए, 60% हो जाए, ये बोला उसने। अब इधर आओ, अपन हल करने जा रहे हैं। हल लिखा हुआ भी है, कितना आसान है, बस 2 लाइन का सवाल है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए भाई। हाँ, ये 2 लाइनों की इन सवालों के लिए ईटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1 बराबर 40%। 40% परसेंट को हटाओगे तो 100 का भाग दोगे, यानी कि 0.4 आएगा। जब इसको हल करोगे, सर हल कैसे करेंगे, T2 अपॉन T1 को इधर लेके आएंगे, 0.4 इधर आएगा, तो T2 अपॉन T1 बराबर जो रहेगा वो 1 माइनस 0.4 होने से 0.6 रह जाएगा। और इसको हल करने पर T1 बराबर जो होगा वो T2 अपॉन 0.6 होगा। और थोड़ा सा बता देता हूं, T1 बराबर होगा T2 अपॉन 0.6। अच्छा, T2 की वैल्यू एग्जामिनर ने खुद ने दी, ये कितना 300 और ये 0.6। यकीन करो जब आप इसको हल करोगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 3000, 3000 में 6 का भाग देंगे तो ये 500 केल्विन आएगा। और सुनो ध्यान से, कई बार अच्छी अच्छी एग्जाम में, ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में बस इतना ही पूछा, इतना ही पूछा भाई। क्या पूछा सर, पूछा दक्षता का मान 40% है, सिंक का ताप 300 केल्विन है, तो बताओ स्रोत का ताप कितना होगा, 500 केल्विन, ये पूछा। पर अब देखो ये 2 कदम आगे जा रहा है सवाल। पर ये कहता है कि नहीं भाई साहब, आपको पता है क्या बताना है, आपको ये बताना है कि स्रोत के ताप में कितनी वृद्धि की जाए कि उसकी दक्षता पहले की दक्षता की 50% बढ़ जाए, यानी कि 40% के बजाय 60% हो जाए। आइए सर, आज मैंने ये एन डैश बराबर लिया है, वही 1 माइनस T2 अपॉन T1 डैश ले लिया मैंने आज यहां, और वो कितना है 60%, जिसे अपन 0.6 कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको हल करने पर T2 अपॉन, एक मिनट, हाँ भाई ऐसे ही हल करूंगा मैं, कहीं नहीं जाने वाला, दूसरे खाली पेज में T2 अपॉन T1 डैश बराबर आएगा, ये इधर चला जाएगा और फिर कुछ 1 माइनस 0.6 रहेगा, जो कि 0.4 के बराबर आएगा। अब ऐसा आएगा तो हमें तो T1 डैश चाहिए, तो T1 डैश बराबर एक बार फिर बता देता हूं, इस फॉर्मूले से T1 डैश बराबर आएगा T2 अपॉन 0.4, पर T2 का मान उसने 300 केल्विन दे रखा है, सिंक का ताप, वो चेंज नहीं कर रहा उसको, वो कांस्टेंट है। और ये 0.4, 300 में 0.4 का भाग देंगे तो 750 केल्विन आएगा। ये भी अपने आप में सवाल है कि भाई पहले 500 था, अब कितना हो गया, 750 हो गया। पर एग्जामिनर ने क्या पूछा, कितनी वृद्धि हो जाए। अब वृद्धि कितनी हुई, पहले स्रोत का ताप 500 केल्विन, अब स्रोत का ताप 750 केल्विन, तो वृद्धि कितनी हुई, स्रोत के ताप में वृद्धि। और वृद्धि के लिए आप देख सकते हैं 750 माइनस 500 केल्विन बराबर 250 केल्विन, यही हमारा आंसर है।
आगे बढ़ते हैं, बाकी खुद मेहनत करो इस पे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में इतना बढ़िया, इतना गजब का सवाल पूछ लिया है, आगे भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आगे आइए, देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या दिया गया है? स्रोत का ताप दे दिया, सिंक का ताप दे दिया, डिग्री सेल्सियस में दे दिया। किया गया कार्य 100 जूल है, तो बताओ दक्षता क्या होगी? स्रोत से ली गई उष्मा क्या होगी? सिंक को त्यागी गई उष्मा क्या होगी? इनमें से कोई सी बात भी अपन से पूछ सकता है। आसान है, बहुत ही आसान। ईटा बराबर मैं बात करूं तो T1 माइनस T2 अपॉन T1 गुणा 100%। यकीन करिए T1 माइनस T2। अच्छा, इससे पहले कि हम सॉल्व करें, आपको यहां ये चेंज कर लेना होगा। T1 बराबर 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको केल्विन में बदल लेना होगा। 273 अगर अपन जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये 400 केल्विन आएगा। इसी प्रकार T2 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ते हैं तो ये 300 केल्विन होगा। 27 डिग्री सेल्सियस। सर आइए, तो परिवर्तन जो होगा वो तो 100 का ही होगा। T1 का मान 400 और ये गुणा 100%, काटा पीटी होगी और ये 25% इसकी दक्षता रह गई। ठीक है, नंबर 1। सर दूसरा पॉइंट बताओ, Q1 का मान। अब अगर मान लीजिए ईटा अपने पास में ना हो, ईटा ना पूछे, डायरेक्ट Q1 पूछे, तो जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था वो ध्यान दो। W अपॉन T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, इतनी भी क्या जल्दी, आराम से लो ना यार। ये T1, W की वैल्यू क्या है यहां? 100 जूल। परिवर्तन कितना ताप का? 100 ही है। T1 का मान 400, वो केल्विन में लिखना होगा, काटा पीटी होगी। इसका आंसर 400 जूल आएगा। ध्यान रखना सर, जूल आएगा, कैलोरी नहीं है ये, जूल है। अब जूल को कैलोरी में कैसे बदलते हैं? वही 4.2 का भाग दे करके, याद रखा जाए। हाँ, चलो आगे बढ़ो। फिर तीसरा पॉइंट, सर अब हमें Q2 पूछ रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। W अपॉन T1 माइनस T2 और ये T2, ये आ गया भैया 100। परिवर्तन भी आ रहा है 100 और इसका मान आ गया 300। यकीन करो ये 300 जूल, जूल जूल जूल, कैलोरी नहीं है ये। वो कैलोरी में पूछे तो जूल को कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.2 का भाग देते हैं, और अगर कैलोरी में दे रखा होता है जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से गुणा करते हैं। वो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं Q1 और Q2 पता करने के ईटा के साथ में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूले याद रखो। आगे बढ़िए सर। बहुत बढ़िया सवाल। दाब और आयतन के मध्य 3 ग्राफ दिए गए हैं। ये T1 ताप पर, T2 ताप पर, T3 ताप पर, यानी कि तीनों के तीनों समतापी ग्राफ हैं। हमें एग्जाम में पूछेगा टेम्परेचर का मान किसके लिए, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा, कौन सा टेम्परेचर कम। इंपॉर्टेंट सवाल, बस दिमाग मत लगाना, सीधा सीधा ध्यान रखना। जो मूल बिंदु से जितना ज्यादा दूरी पर होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, यूं समझो आप। तो अब इसे ट्रिक समझो या कुछ और समझो, तो हम ये कह सकते हैं वास्तव में T1 का मान कम, T2 का मान ज्यादा और T3 का मान सबसे ही ज्यादा। बाकी बताने को तो अपन और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से याद रखो। सर कोई तो तरीका बताओ प्लीज, एक बार बताइए। चलो कोशिश करता हूं मैं कोशिश करता हूं। कोशिश मेरे भाई ये है कि ये P है, ये V है और ये P है, और ग्राफ बना दिया गया है कुछ ऐसा। ठीक है, या तो आप नियत आयतन की बात कर लो या नियत दाब की बात कर लो, कोई भी एक चीज आप अपने हिसाब से पता कर लो। चलो मैं नियत आयतन की बात कर रहा हूं। नियत आयतन पर देखो, ये वाला ग्राफ पहला और ये वाला ग्राफ दूसरा, दोनों के लिए आयतन बराबर है, पर इसके लिए दाब ये P1 और इसके लिए दाब ये P2। हमें पता है P2 ज्यादा है और P1 कम है, तो सर इससे क्या होगा? समतापी प्रक्रम के लिए PV बराबर कांस्टेंट होता है, PV बराबर nRT बोलो आप। तो जहां ये कांस्टेंट है तो आप देखो क्या, और सुनो, ये भी कांस्टेंट है, आज मैंने आयतन को भी कांस्टेंट ले लिया, तो आप क्या कह सकते हो? T समानुपाती P कह सकते हो। यानी कि जिस ग्राफ के लिए दाब ज्यादा उसके लिए ताप भी ज्यादा। तो नियत आयतन की मैं बात करूं, एक लाइन खींच दी जो कि नियत आयतन को बताती है, और इस नियत आयतन पर इस पहले ग्राफ के लिए यहां दाब P1 मिलता है, इसके लिए दाब P2 मिलता है, और साफ साफ नजर आ रहा है कि P2 का मान ज्यादा है और P1 का मान कम है, और PV बराबर nRT ही आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है सर, आयतन को हमने कांस्टेंट मान लिया, nR भगवान के घर से कांस्टेंट है, तो P समानुपाती एक तरीके से क्या आ गया?
T आ गया या T समानुपाती P आ गया, जिसके लिए दाब ज्यादा उसके लिए ताप भी ज्यादा। इस ग्राफ में भी आप ऐसा कह सकते हो, आयतन बराबर 1 2 3, इसके लिए P1, इसके लिए P2, इसके लिए P3, P3 ज्यादा T3 उससे भी ज्यादा, मतलब वैसे ही ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान दो जी। 5वां पॉइंट, ये एक कार्नो चक्कर होता है, कार्नो इंजन के लिए कार्नो चक्कर होता है जो 4 चरणों में पूरा होता है। अब वो चरण वगैरह हमें नहीं पढ़ने, लेकिन वो डायरेक्ट अपन को ग्राफ दे देगा, ये पूछेगा कौन सा ग्राफ किस बात को बताता है। ठीक है, तो इधर P दे दिया, इधर आयतन दे दिया, और ये 4 ग्राफ बना दिया, 1 2 3 4। पता है हमें क्या पूछेगा, इनमें समतापी तो कौन से हैं, रुद्धोष्म कौन से हैं? तो मैं बता दूं, ये दोनों तो समतापी हैं और ये दोनों रुद्धोष्म में। जिनकी ढाल ज्यादा वो रुद्धोष्म में, जिनकी ढाल कम वो समतापी। अच्छा सुनो, समतापी में भी ये बताना पड़ेगा कौन सा प्रसार कौन सा संपीड़न। आयतन बढ़ रहा हो तो प्रसार, आयतन घट रहा हो तो संपीड़न। तो ये समतापी प्रसार, ये रुद्धोष्म में प्रसार, ये समतापी संपीड़न, और ये रुद्धोष्म में संपीड़न। ऐसे ही सब कुछ दे रखा है। अगर यहां कोई कार्य पूछे, डब्ल्यू पूछे, तो पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव। आयतन जब घटता है तो कार्य नेगेटिव, आयतन जब बढ़ता है तो कार्य पॉजिटिव। आयतन बढ़ता है तो प्रसार, आयतन घटता है तो संपीड़न। आगे बढ़िए सर। 6ठा सवाल, अच्छा सवाल है सर, बहुत बढ़िया सवाल है। अगर किसी एग्जाम में नहीं भी पूछा है ना, तो भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूं समझ लो आप तो। ठीक है, क्या है देखो कि भाई साहब, एक सिलेंडर में गैस भरी है और इसका दाब P नोट है और आयतन V नोट है। पहले ऐसा है, दाब P नोट, आयतन V नोट, ऐसे कहता है। अब क्या कह रहा है वो, अभी वो दाब की बात करता है, देखो, क्योंकि V नोट तो हम अपनी मर्जी से लेंगे, दाब का मान P नोट है। अब पिस्टन को दबाया जाता है, पर दो केस लेता है। एक बार तो पिस्टन को अचानक आधे आयतन तक दबाता है और एक बार धीरे धीरे आधे आयतन तक दबाता है। मतलब अभी आयतन कितना है, V नोट, तो एक बार आधे आयतन तक पहले अचानक और फिर धीरे धीरे दबाया जाता है, वो भी आधे आयतन तक। मतलब पहले आयतन V नोट तो बाद में V नोट बटा 2, पर एक बार अचानक दबाया, एक बार धीरे धीरे दबाया। अंतिम दाब का मान कौन से केस में ज्यादा होगा और इनका अनुपात क्या होगा, ऐसे पूछेगा मैं। ठीक है सर, हम कैसे बताएं? अचानक होने वाला प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और धीरे धीरे संपन्न होने वाला प्रक्रम समतापी प्रक्रम माना जाएगा। ये ध्यान रखना, ये भी अपने आप में सवाल है। अब इधर आओ, मैंने सोल्व कर रखा है, देखो। अचानक दबाने वाले केस में रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो अवस्था समीकरण जो हम सब जानते हैं, जानना चाहिए हमें, वो है पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। पीवी गामा बराबर कांस्टेंट, यानी कि P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा। गामा का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, ये भी आप ध्यान दो। ठीक है, P1 की जगह मैंने P नोट लिखा है, V1 की जगह मैंने V नोट लिखा है, गामा तो लिखना ही है। P2 का मान हमें ज्ञात करना है और V2 का मान आधा आयतन V नोट बटा 2। यकीन करो, जब आप इसे हल करोगे ना, तो P2 बराबर आएगा 2 की पावर गामा और P नोट। बिल्कुल, यहां V नोट गामा ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर गामा रहेगा, वो वहां जाके गुना हो जाएगा। तो यहां अंतिम दाब का मान 2 की पावर गामा और P नोट होगा, और जो गामा है उसका मान 1 से ज्यादा होता है हमेशा ही। ठीक है, इधर आओ। धीरे धीरे जब आधे आयतन तक दबाया जाता है तो वो प्रक्रम होता है समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम का अवस्था समीकरण P1 V1 बराबर P2 V2। पहले का दाब P नोट, आयतन V नोट, दाब P2 ज्ञात करना है, और V2 का मान V नोट बटा 2। V नोट से V नोट चला गया, यहां दाब का मान कितना होगा, 2P नोट। यानी कि समतापी प्रक्रम में तो दाब दुगना होगा, लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम में दुगने से थोड़ा ज्यादा होगा। कितना, 2 की पावर गामा। तो किस में ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो आंसर होगा पहली स्थिति में, अचानक दबाने वाले केस में, इस स्थिति में दाब का मान ज्यादा होगा, और ऐसा हमें एग्जाम में पूछ लेगा। हो सकता है कि इनका अनुपात पूछ ले, हो सकता है जैसे मैंने इसको P2 लिया, क्यों ना मैं इसको P2 डैश ले लूं, इनका अनुपात भी पूछ सकता है, और मैं कह दूंगा भाई P2 ज्यादा है और P2 डैश कम है। यहां से देखिए सर। थैंक यू, बात समझ में आई होगी, दोबारा देखना, एग्जाम में सवाल आ सकता है। हाँ,
ये रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण आप ध्यान दीजिए, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है और ये वाला ज्यादा पूछता है जो सबसे डरावना है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण पीवी गामा बराबर नियत टीवी गामा -1 बराबर नियत टी गामा P1 माइनस गामा बराबर नियत, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो कुछ बदल बदल के दे देगा पर यही सत्य होगा, इसको आप देखना है। अच्छा, गामा बराबर क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी, जो आपको आना चाहिए। नियत दाब पर विशिष्ट उष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट उष्मा, एक परमाणु गैस के लिए ज्यादा, द्विपरमाणु गैस के लिए उससे भी कम और त्रिपरमाणु गैस के लिए सबसे ही कम। एक परमाणु गैस कौन सा? हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, हीलियम है, लिथियम है, ये एक परमाणु है। द्विपरमाणु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। त्रिपरमाणु में ओजोन भी ले सकते हो, H2O भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है, CO2 भी ले सकते हो, ये त्रिपरमाणु में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनकी वैल्यूज वगैरह आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसकी वैल्यू कोई पूछेगा। बाकी एक परमाणु के लिए कोई पूछे तो इसका मान आपको बता देना है 5/3 यानी कि 1.67। द्विपरमाणु के लिए 7/5 यानी कि 1.4 के करीब आएगा। और त्रिपरमाणु के लिए यहां दो केस बनते हैं, एक अरेखीय और एक बनता है फिर रेखीय। तो अरेखीय के लिए जो होगा वो आपको मैं बताऊं, इसके लिए आएगा 9/7, नहीं, इसके लिए आएगा देखो 8/6 और फिर ये 9/7, ऐसा होगा। अरेखीय के लिए ये होगा और रेखीय के लिए 9/7 होगा, ऐसा थोड़ा ध्यान रखना है। ओके ओके ओके, इसका मान आ जाएगा 1.33, इसका मान आएगा 1.28। लेकिन मैं नहीं मानता कि हमें वो ऐसे इसकी वैल्यू पूछे, गामा की वैल्यू पूछे। एक परमाणु के लिए ये, द्विपरमाणु के लिए, त्रिपरमाणु के लिए, इसके लिए फिर हमें सीबी, सीपी, गामा, केटीजी, वो बातें पता होनी चाहिए। वो केटीजी हमारे कोर्स में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंट्रोपी के बारे में भी कभी कभी वो सवाल पूछ लेता है। एंट्रोपी निकाय की आणविक गति की अनियमितता का मापक है। निकाय की या आणविक गति का बोल दो, आणविक गति की अनियमितता का मापक है, अव्यवस्था का मापक है। अव्यवस्था ज्यादा होने पर एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। मैं एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, क्लास लग रही है तो एंट्रोपी कम है, जैसे क्लास छूटती है अव्यवस्था ज्यादा होती है, एंट्रोपी ज्यादा हो जाती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, इस प्रकार की बातें भी कभी कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, वो छोड़ो। एंट्रोपी में परिवर्तन का मान होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर उष्मा में परिवर्तन अपॉन ताप। और उष्मा में परिवर्तन का सूत्र हम तीन तरीके से ले सकते हैं, ए, बे और द। जब केवल अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है, तब दी गई उष्मा का सूत्र ml होता है। एल यहां गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा जो बर्फ के लिए 80 होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, और भाप के लिए 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। और अगर ताप परिवर्तन की बात करें तो उष्मा का मान एम एस डेल्टा टी होता है। एस विशिष्ट उष्मा है यहां, इसको आप ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहां एंट्रोपी को एस बोला गया है, यहां विशिष्ट उष्मा को मैंने ऐसे बोला है, तो आप ऐसे ध्यान रखना। अगर आप कहो तो मैं इसको सीबी कह सकता हूं, सीबी कह सकता हूं, लेकिन हमारी आदत है आज यहां नहीं, किसी और फॉर्मूले में डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, वो एस विशिष्ट उष्मा है। चलो आज मैं यहां सी बोल देता हूं, ठीक है। और एक उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से दी गई उष्मा बराबर वही आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और किया गया कार्य। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एन सीवी डी टी और कार्य का मान पीडीवी, ये सब वैल्यू यहां पुट करके अपन आगे से सॉल्व कर सकते हैं। पर मैं तो चाहता हूं कि कम से कम ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और, रुद्धोष्म प्रक्रम में एंट्रोपी का मान नियत रहेगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में, अच्छा होता ही क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम, न तो निकाय से उष्मा ली जाए, न ही निकाय को उष्मा दी जाए, उष्मा में परिवर्तन जीरो, तो निश्चित रूप से एंट्रोपी में परिवर्तन भी जीरो, और एंट्रोपी का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ध्यान दें, ठीक है। यहां मैंने बदल दिया है भाई, एस की जगह मैंने यहां सी ले लिया है। इसके बारे में आगे भी कुछ बात बताई गई है, ये देखो, डेल्टा एस बराबर डेल्टा क्यू अपॉन टी। अगर बात ताप परिवर्तन की हो, चलो मैं सी ले लेता हूं यहां,
तो फिर डेल्टा क्यू का मान ये लिखा जाएगा। फिर यहाँ सी को आप सी को आप बाहर ले लीजिए और डेल्टा टी अपॉन टी ले लीजिए। याद रखिए सर, dx अपॉन एक्स का जो समाकलन होता है वो log ई एक्स होता है, इसका समाकलन log ई टी होगा और लिमिट टी इनिशियल से टी फाइनल। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ s की जगह मुझे c लेना पड़ रहा है, क्योंकि s को आप एंट्रोपी बोल रहे हो, आपको दिक्कत हो सकती है। तो mc log e और t2 अपॉन t1 होगा। ये log e है, आधार e है, इसको 10 में बदलने के लिए हम 2.303 से गुणा करते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मूला होगा। यकीन है मुझे कि ये चीज आपको पहले से ही आती थी और ये सवाल ये पूछा हुआ है आरपीएससी ने। तो फिर मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल आगे बढ़िए सर। किया गया कार्य, अलग अलग उष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य, ये सूत्र भी अपन को याद होना चाहिए। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं और इन सूत्रों के बारे में अगर हम ना पढ़ें तो वो भी एक न्याय नहीं अन्याय होगा। किया गया कार्य, समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य का सूत्र होता है W बराबर 2.303 nRT log आधार 10 और V2 अपॉन V1। लोग के मान भी हमें पता होना चाहिए। इसकी ट्रिक बता रखी है मैंने, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। क्या नहीं अभी नहीं बताऊंगा अभी इतना जरूरत भी नहीं है इतना सब बताने की, ठीक है। अभी आप रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करिए। W बराबर एन आर गामा -1 और T1 - T2, और ये गामा क्या है? अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं Cp अपॉन Cv, जो एक परमाणु के लिए ज्यादा, द्विपरमाणु के लिए कम और त्रिपरमाणु के लिए उससे भी कम, ठीक है, ओके। समदाबी प्रक्रम की बात करें, समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर P V2 - V1 और समायतनी प्रक्रम में किया गया कार्य 0। सर एक मिनट, ये 4 प्रक्रम है, तो फिर ये कौन से प्रक्रम में किया गया कार्य है? ये किसी भी उष्मागतिकी प्रक्रम में किया गया कार्य यही होता है, इन्हीं से ये सूत्र बनते हैं। बिल्कुल, दुनिया का कोई सा भी उष्मागतिकी प्रक्रम हो, उनमें किए गए कार्य का सूत्र यही लिया जाएगा। और अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, ये P है, ये V है, तो इसका जो एरिया है वो एरिया ही वास्तव में कार्य के बराबर होता है, चाहे फिर प्रक्रम कोई सा भी हो। और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 2 3 4 ये जितने भी सूत्र बने हैं ना, सारे वो यहीं से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शायद ये कंप्लीट हुआ तो ठीक है। अब अगर अपन देखें 11th पार्ट की अगर मैं बात करूं, 11th पार्ट लगभग अपन ने कवर कर लिया है, और मैं जैसे कि बता चुका हूं यहां से लगभग 20 सवालों के आसपास कवर होने वाले हैं। हाँ, 20 से 1-2 सवाल आप कम मान लो, या 20 पूरे सवाल आप मान के चलो। इनको आप ढंग से पढ़ो, और बाकी आगे के लिए पूरा चैप्टर तो कवर अब हो ही नहीं सकता, इतना टाइम ही नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं 10-10 15-15 मिनट के, उन टॉपिकों पे लेकर के मैं कुछ क्लास लेके आऊंगा। तो आप वो क्लासें आप जरूर देखना, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे लगता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे एक सवाल आएगा, मुझे लगता है कि ब्रूस्टर के नियम पे एक सवाल आना ही आना है हर हालत में, मुझे लगता है कि फैराडे के उस नियम पे एक सवाल जरूर आएगा, या तो ग्राफ पूछेगा या फिर वो वैल्यू पूछ लेगा, ये निश्चित रूप से आएगा। मुझे लगता है कि गाउस के नियम पे एक सवाल आएगा ही आएगा। उनको लेकर के 15-15 20-20 मिनट की छोटी छोटी क्लासें हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू।